हिंदी व्याकरण के जिज्ञासु श्रोताओं, विद्या प्लस के इस प्लेटफॉर्म से आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम व्याकरण के महत्वपूर्ण शीर्षक समास के ऊपर विमर्श करेंगे। हमारा जो विमर्श होगा वो वास्तव में विमर्श ही होगा, क्योंकि समास एक ऐसा शीर्षक है जिसके विषय में रटने की बजाय समझने पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। तो आज मैं सबसे पहले समास के प्रकार की बात करूंगा। सबसे पहले समास की परिभाषा और प्रकार पे बात करूंगा। इसके बाद एक एक करके मैं समस्त समासों की परिभाषा, उसके उदाहरणों को लेंगे। और इसके बाद तीसरे चरण में हम उन विवादास्पद शब्दों को लेंगे जो आपस में टकराते हैं और बच्चों को भ्रांत करते हैं। और वास्तव में कुछ शब्द ऐसे हैं जो कई समासों में आ सकते हैं, उसके विषय में बात करेंगे। और समास जो सब्जेक्ट है, समास जो विषय है, वो मूलतः समझने पर आधारित है। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। समास समास पर मैंने कल केवल नाम लिया था इसका और इसके विभेद बताए थे। तो जैसा कि यदि समास, कई बार समास के व्युत्पत्ति के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, तो कल के वीडियो में आप इसकी व्युत्पत्ति देख सकते हैं। सम पूर्वक अस धातु से अप्रत्यय करने से समास शब्द की व्युत्पत्ति होती है। और इस समास के भेद हैं अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। कई सामान्य किताबों में 6 भेद बताए जाते हैं। वास्तव में 6 भेद जो 2 बताए जाते हैं वो तत्पुरुष के ही विभेद हैं, जो उठा के इनको समास के साथ लिख दिए जाते हैं। वास्तव में जो समास है वो 4 प्रकार का ही है। एक संस्कृत का समास है केवल समास, उसको हिंदी में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि उसके शब्द, उसकी उपयोगिता यहाँ पे है नहीं, इसलिए। तो देखिए, समास का जो विभेद है, परिभाषा है, कल हमने बात की थी। आज हम समास के विभेद पे आते हैं। सबसे पहला है अव्ययीभाव। तो आज हम अव्ययीभाव समास के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। अव्ययीभाव हमारा दूसरा समास था तत्पुरुष। तो तत्पुरुष की जब चर्चा करते हैं तो तत्पुरुष में तत्पुरुष समास में हम बहुत सारे विभेदों को डालते हैं। तत्पुरुष में बहुत सारे विभेद है। वास्तव में तत्पुरुष बहुत ही विस्तृत समास है। आपको भ्रांत होने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल इसे सावधानी से और धैर्य के साथ सीखते चलें तो ये समास जो है आपके लिए लाभदायक होगा, ये भ्रांतिजन्य नहीं होगा। कल हमने तत्पुरुष समास के बारे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 विभेद किए थे। उन 13 विभेदों का नामकरण कल हमने किया था। आज हम इस पर नहीं जा रहे हैं। आज हम आपको सबसे पहले अव्ययीभाव समास के विषय में बताने जा रहे हैं। अव्ययीभाव समास जो है, इसका जो अवबोध है वो आप इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने
धन का चिन्ह लगाया है, इसके बाद शून्य का चिन्ह लगाया है। धन का मतलब है, पहले धन लगाने का मतलब है जो पहला शब्द होता है अव्ययीभाव समास में वो प्रधानता रखता है। पहला जो शब्द है उसके अर्थ की प्रधानता होती है, इसलिए हम इसको पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययीभाव समास मानते हैं। इसको समझेंगे ये कैसे पूर्व पदार्थ प्रधान है। ये तो अव्ययीभाव समास को इस तरह से मैथमेटिकल वे में बताने के बाद मैं चाहूँगा कि इसका स्पष्ट परिभाषा लिखी जाए। जैसे एक परिभाषा इसकी ये है कि अव्ययीभाव समास अव्ययीभाव समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है। पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है। हालांकि इस चीज को हम पहले ही लिख चुके हैं। इतनी लंबी चौड़ी जो बात मैंने की है इसको हमने गणितीय भाषा में साफ लिख दिया है, प्लस और जीरो। यानी अव्ययीभाव समास में जो पहला शब्द होगा वो भारी भरकम होगा या अर्थ देगा, और जो बाद वाला शब्द होगा वो महत्वपूर्ण नहीं होगा जितना महत्वपूर्ण पहला शब्द होगा। एक परिभाषा इसकी ये हो गई। इसकी दूसरी परिभाषा और इसका हिस्सा है वो है यह समास क्रिया विशेषण का काम करता है। क्रिया विशेषण का काम करता है। आप धैर्य रखें और इसे समझते चलें। यह क्रिया विशेषण का काम करता है। क्रिया विशेषण क्या होता है मैं इसे स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, क्रिया विशेषण इस तरह से होता है, जैसे मैं वाक्य लूं, वह धीरे धीरे जा रहा है। हालांकि क्रिया विशेषण का एक अलग अध्याय है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देखेंगे धीरे धीरे जो शब्द है, ये शब्द दोनों क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। धीरे धीरे व्यक्ति नहीं है, धीरे धीरे जाने का काम हो रहा है। और जाना जो है ना, जा रहा है, जो तीन शब्द हैं ये वास्तव में क्रिया हैं। तो इस क्रिया की विशेषता, ये क्रिया कैसी है, ये क्रिया धीरे धीरे हो रही है। इस तरह से धीरे धीरे शब्द को हम क्रिया विशेषण मानते हैं। इसके अलावा भी जितने भी अन्य शब्द बनते हैं उन सब को हम क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग में लेते हैं, इसलिए वो अव्ययीभाव समास कहलाते हैं। और इस विषय में जो इसका तीसरी परिभाषा है अव्ययीभाव की, जो तीसरी परिभाषा है वो है इसमें किसमें, अव्ययीभाव समास में, इसमें जो है जो शब्द होते हैं वो अक्सर अव्यय शब्द पहले होते हैं। इसमें पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है, पहला नियम बताया हमने। और इसके बाद ये क्रिया विशेषण का काम करता है। और इसमें प्रथम शब्द अव्यय होता है। प्रथम शब्द अव्यय होता है। प्रथम शब्द अव्यय होता है। अब जब अव्यय की बात करते हैं तो अव्यय का मतलब उपसर्ग भी होता है ना। तो उपसर्ग जो है ना, ये अव्यय के रूप में हमारे काम आते हैं। तो अव्यय बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन इसमें उपसर्ग भी उसमें शामिल है।
तो ये अव्यय उपसर्ग इसमें पहले होंगे। और इसकी चौथी विशेषता और पहचान ये है कि अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास में, अव्ययीभाव समास में अस्वपद विग्रह, अस्वपद विग्रह होता है। अस्वपद विग्रह होता है या यह अस्वपद विग्रह समास है। अभी जो मैंने 4 बातें बताई हैं ये सीधे समास के रूप में प्रश्नव्य है, पूछा जा सकता है, इसलिए हमें ध्यान रखना है। कुछ बात समझने की है, समझने का प्रयास कीजिए, और यदि समझ में न भी आए तो आपको ध्यान रखना है जितने भी समास हैं 4, 5, 7, 8, उनमें सब में अस्वपद विग्रह जो नाम है वो केवल और केवल अव्ययीभाव का नाम है। तो अव्ययीभाव समास के बारे में 4 बातें आपके सामने आई। वो ये है कि इसमें अक्सर उपसर्ग होता है, इसमें अस्वपद विग्रह, इसका नाम है अस्वपद विग्रह। ये कैसे है अभी समझाऊंगा मैं। अस्वपद विग्रह होता है। अव्ययीभाव समास में जो है प्रथम पद की प्रधानता होती है, और अव्ययीभाव समास में जो प्रथम पद होता है वो अव्यय होता है, और इसमें अस्वपद विग्रह होती है। 4 बातें क्रिया विशेषण का काम करता है। तो ये क्रिया विशेषण का काम करता है। इसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है, इसका पहला शब्द अव्यय होता है, और यह अस्वपद विग्रह वाला होता है। इस तरह से 4 विशेषता इसकी है। अस्वपद विग्रह का क्या अर्थ है? पूर्व पद प्रधानता का क्या भाव है? इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे हमारे पास शब्द है, मैं यहाँ पे लूँगा एक समस्त पद, अव्यय का समस्त पद यानी समास वाला पद, और इधर हम लेंगे विग्रह वाक्य। ठीक है। तो समस्त पद में हम सबसे पहले लेते हैं प्रतिदिन। अब देखिए, प्रतिदिन जो शब्द है इसमें चारों परिभाषा को लगा करके देखेंगे हम कि ये सही इस पे प्रवर्तित हो रहा है, इस पे बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। विग्रह इसका है दिन। अब देखिए, अव्ययीभाव समास की पहली परिभाषा है कि यह क्रिया विशेषण का काम करता है। मैं वाक्य में प्रयोग करता हूं, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूं, या मैं प्रतिदिन खाता हूं। मैं प्रतिदिन खाता हूं। यहां देखिए, तो ये जो प्रतिदिन है यहां पे क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। मेरा उद्देश्य यहां पर है चारों बातों को स्पष्ट करना। जो हमने परिभाषा की है वो परिभाषा को आप यहां पे सटीक पाएंगे कि कैसे सटीक वो बैठ पा रही है। मैं प्रतिदिन खाता हूं, तो ये जो प्रतिदिन है, मैं प्रतिदिन नहीं हूं। मैं जो शब्द है ये इससे संबद्ध नहीं है, प्रतिदिन खाने से संबद्ध है। खाने का काम रोज रोज होता है, प्रतिदिन होता है, इसलिए प्रतिदिन जो है ये इसका विशेषण है। ये क्रिया है, खाता हूं, आपको सबको पता है, खाता हूं क्रिया है, और ये जो प्रतिदिन है ये क्रिया विशेषण है। ये क्रिया विशेषण है। इसलिए हम कहेंगे कि अव्ययीभाव समास का जो शब्द होता है वो हमेशा क्रिया विशेषण का काम करता है। इसके अलावा दूसरी बात हमने की थी कि अव्ययीभाव समास का जो प्रथम पद होता है उसके अर्थ की प्रधानता होती है। वो कैसे, इसको देखिए आप। हमारे पास प्रतिदिन शब्द है। प्रतिदिन शब्द में देखिए, एक तो प्रति है और एक दिन है। हमारे पास 2 शब्द है। तो उदाहरणार्थ आप ऐसे समझें इसे, मैंने
अपने दूध वाले से कहा कि भाई हमें प्रतिदिन दूध चाहिए, दूध वाला बहुत ही अच्छा दूध देता हो, और संयोगवश उसका हमारी गली में शाम के समय आना होता हो, शाम के 8 बजे आता हो जब सूर्यास्त हो चुका होता है, और फिर भी और वो दूध दे रहा है, 1 महीने से 2 महीने से लगातार दूध दे रहा है, और हम लोगों से कह रहे हैं कि हमारा दूध वाला हमें प्रतिदिन दूध देता है। तो ये बताइए, वो दिन में तो दूध दे ही नहीं रहा है, फिर भी हम प्रतिदिन दूध क्यों कह रहे हैं? आप देखेंगे, मैं उसे कह रहा हूँ आप हमें प्रतिदिन दूध देंगे, दूध वाला भी कहता है हाँ बिल्कुल मैं आपको प्रतिदिन दूध दूंगा, लेकिन वो कभी भी दिन में नहीं दे रहा है, रात में दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ, प्रतिदिन शब्द जो अभिभाव का समास का शब्द है, इसमें जो दिन शब्द है वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है प्रति, यानी रोज रोज, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि मुझे भी रोज रोज दूध चाहिए, वो भी हमें रोज रोज दे रहा है, वो दिन में दे न दे वो मायने नहीं रखता, रोज रोज देना मायने रखता है। इसलिए हम कहेंगे प्रतिदिन, या इस प्रकार के जितने भी शब्द आप प्रयुक्त करेंगे, जितने भी शब्दों का प्रयोग करेंगे, अव्यभाव यदि समास है तो उसमें प्रथम पद की प्रधानता होगी, प्रथम पद के अर्थ की प्रधानता होगी। दूसरा वाक्य लेता हूं मैं, यथाशक्ति देखिए आप, यथाशक्ति एक शब्द है, ये समस्त ये विग्रह में आ गया, इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप ये समझें कि ये पूर्व पदार्थ प्राधान्य कैसे है, यथाशक्ति या प्रतिदिन। अभी प्रतिदिन में बताया हमने कि प्रतिदिन बोलने से दिन महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि रात में कोई काम हो रहा है उसको भी हम प्रतिदिन बोल देते हैं, तो इसमें प्रति शब्द का जो अर्थ है रोज रोज, हर रोज, उसकी प्रधानता है। ऐसे ही शक्ति के अनुसार आप देखेंगे तो हमने शब्द लिया, शक्ति के अनुसार में हमने शब्द लिया है, शक्ति के अनुसार में हम शब्द लेंगे यथा और शक्ति। देखिए मैं एक वाक्य लेता हूं, उस वाक्य में आपको बहुत ही बढ़िया से ये चीज समझ में आ जाएगी। यथाशक्ति पढ़ो, यथाशक्ति पढ़ो, जितनी क्षमता हो उतने ही पढ़ो। और मैं यहाँ पर तुम ले लेता हूँ एक, तुम यथाशक्ति पढ़ो। हमने किसी छात्र से कहा कि भाई ऐसा है, तुम यथाशक्ति ही पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ो। देखिए तुम यथाशक्ति पढ़ो। अब ये तुम यथाशक्ति पढ़ो जो वाक्य है, इस वाक्य में ये जो यथाशक्ति शब्द है वो तुमसे संबद्ध नहीं है, तुम करता है उससे संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? पढ़ाई से संबंधित है। यानी उतना ही पढ़ाई उतनी करनी है जितनी तुम्हारी शक्ति हो। तो ये जो यथाशक्ति शब्द है ये इतना तुमसे जुड़ा हुआ नहीं है जितना कि पढ़ो से जुड़ा हुआ है। क्योंकि तुम जो है तो अपनी लाइफ में हजारों घंटे पढ़ सकता है, तुम अपनी लाइफ में हजारों घंटों पढ़ सकता है, लेकिन अभी हम ये कह रहे हैं कल के दिन तुम यथाशक्ति पढ़ो। कल जो है पढ़ाई का काम उतना ही करो जितना तुम सक्षम हो। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यथाशक्ति शब्द का प्रयोग जो यहाँ पे हो रखा है वो पढ़ो से ज़्यादा संबद्ध है, तुमसे कम संबद्ध है। अर्थात ये जो अपना स्वरूप है अभिभाव का, क्या कि प्रथम पद के प्राधान्य होने का, वो यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो शक्ति के अनुसार जो विग्रह है यहाँ पर आप देखेंगे कि यथा शब्द जो है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ज़्यादा प्रभावी है, और शक्ति शब्द जो है वो इतना प्रभावी नहीं है। और वैसे भी आपको इस बात को सामान्यतः समझने की आवश्यकता है। बाकी हर शब्द में आप अंतर्विष्ट होके उसकी
प्रधानता अप्रधानता में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको तो चुपचाप एक सूची लेनी है, इन सूची के शब्दों को अभिभाव कहना है, इस सूची के शब्दों को तत्पुरुष कहना है और आपको टिक लगा के आ जाना है। फिर भी जहाँ तक कंसेप्ट की बात है, आप पाएंगे कि हमारे भाषाविदों ने हर शीर्षक के ऊपर अवधारणा पे काम किया है। और अवधारणा स्पष्ट हो जाए तो फिर कोई चीज़ समझने में परेशानी नहीं होती है। इस तरह से आपने पाया। तो मैंने सबसे पहले ये बताया कि हमारा जो अव्ययभाव समास होता है उसमें अव्यय शब्द का प्रयोग होता है। आपने देखा अव्यय शब्द था इसमें। नंबर 2 हमने ये बताया कि हमारा जो समास है अव्ययभाव का, उसका जो प्रथम पद उसका प्राधान्य होता है, वो देखा आपने। और ये क्रिया विशेषण का काम करता है, वो भी आपने देखा। और चौथी बात मैं बताना चाहता हूँ, ये अश्वपद विग्रह होता है। आप देखिएगा हमारा जो समस्त पद है, एक है प्रतिदिन। प्रतिदिन में 2 शब्द हैं, प्रति और दिन, और हम विग्रह कर रहे हैं दिन दिन। हमारा विग्रह है दिन दिन। तो ये जो प्रति शब्द है, इस प्रति शब्द का प्रयोग हमने यहाँ पे नहीं किया। यानी प्रतिदिन का विग्रह यदि प्रति शब्द से होता, दिन शब्द से होता, तब हम कहते हैं इसको स्वपद विग्रह समास। जब हम विग्रह करते हैं तो हम प्रति शब्द को नहीं ले रहे हैं, तो अपना शब्द न लेके हमने अन्य शब्दों से इसकी परिभाषा की है, इसलिए इसको कहा जाता है अश्वपद विग्रह। इसको यहाँ और स्पष्ट समझ पाएंगे आप शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार में देखेंगे आप, ये के अनुसार शब्द कहाँ से आया? के अनुसार कहाँ से आया? के अनुसार तो मुख्य शब्द में है ही नहीं, यहाँ तो यथाशक्ति शब्द है। तो यथाशक्ति में एक यथा है और शक्ति है, यही स्वपद है। यथाशक्ति का स्वपद है यथा और शक्ति। लेकिन जब विग्रह करते हैं तो हम यथा का प्रयोग न करके के अनुसार शब्द लाते हैं। तो जिनके विग्रह में समस्त पद वाले शब्द होते हैं, उन शब्दों को, उन समास को कहा जाता है स्वपद विग्रह समास। और जिस समास में समस्त पद वाले शब्द नहीं होते हैं, कुछ अन्य शब्द आ जाते हैं, उसे कहा जाता है अश्वपद विग्रह समास। यही कारण है कि हम अव्ययभाव समास को अश्वपद विग्रह समास कहते हैं। तो एक बार फिर से मैं इसका उपसंहार कर दूं कि अव्ययभाव समास की 4 परिभाषाएं हैं, 4 विशेषताएं हैं। नंबर 1, उसका जो पहला शब्द होगा उपसर्ग होगा या अव्यय होगा। दूसरी विशेषता यह है कि इसके पूर्व पदार्थ की प्रधानता होगी, यानी इसका जो अर्थ होगा वो पूर्व पदार्थ का ज़्यादा अर्थ होगा, उत्तर पदार्थ का अर्थ उतना प्रासंगिक नहीं होगा। नंबर 3, यह क्रिया विशेषण का काम करेगा। और नंबर 4, ये अश्वपद विग्रह समास कहलाता है, क्योंकि इसका जो विग्रह होता है उस विग्रह में समस्त पद वाले शब्द नहीं आते हैं, कुछ अन्य शब्द आकर के इसका विग्रह करते हैं। तो ये 4 बातें यदि आप देखते हैं किसी समास में, तो आपको कहना होगा कि वो समास अव्ययभाव समास है। इसके बाद तत्पुरुष समास की बारी आती है। तत्पुरुष समास में हमने कल बहुत सी बातें बताई थी आपको। यहाँ आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है। हमारे यहाँ कारक और परसर्ग, कारक और परसर्ग देखिए, एक कर्ता है, कारक है, एक कर्ता कारक है, और इसका जो चिन्ह है वो है ने और शून्य। हमारे पास कर्म कारक है, इसका चिन्ह है को और शून्य। हमारे पास करण कारक है, इसका चिन्ह है से और के द्वारा। हमारे संप्रदान कारक है, इसका चिन्ह है के लिए, और इसका चिन्ह को भी है, को भी इसका चिन्ह है। अपादान कारक है, इसका चिन्ह है से
पार्थक के अर्थ में से यहाँ दो है, एक से यहाँ भी आया है, एक से यहाँ भी आ रहा है, लेकिन इसका अर्थ होता है पार्थक्य, अलगाव का सेंस यदि हो, यदि अलग होने का भाव हो तब आप अपादान कारक कहेंगे। इसके बाद संबंध कारक है, तो इस संबंध कारक को हम का के की से, का के की से, या फिर हम रा रे री से, और इसी तरह से हम कई बार इसे ना ने नी से भी प्रकट करते हैं। तो कभी तो हम इसे का के की से प्रकट करते हैं और कभी हम इसे रा रे री से प्रकट करते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि इसे ना ने नी से प्रकट करते हैं, अपना, अपनी, अपने आदि। ये तीनों जो हैं संबंध से संबंध रखते हैं। और एक कारक का नाम है अधिकरण कारक, उसमें हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो चिन्ह होता है में, अंदर, भीतर, पर आदि, में, पर आदि। और एक आठवां कारक है, वो है संबोधन। संबोधन, इसका प्रयोग समास में नहीं होता, लेकिन जहाँ तक कारक के चिन्ह की बात है तो वहाँ पे हम लोग हे, अरे आदि जो शब्द होते हैं उसे संबोधन कारक का मानते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कर्ता कारक, कर्म कारक, तृतीया करण कारक, चतुर्थी संप्रदान कारक, पंचमी अपदान कारक, षष्ठी संबंध कारक और सप्तमी अधिकरण कारक, इन कारकों के आधार पे तत्पुरुष समास में आप पाएंगे 7 नाम हैं। ये 7 की तरह 7 नाम तत्पुरुष के भेद हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक वाला समास कहलाएगा कर्ता तत्पुरुष। इसके 3 नाम हैं, कर्ता तत्पुरुष, या फिर हम इसे कहेंगे प्रथमा तत्पुरुष। देखिए ये जो कारक है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, आपके सिलेबस में विभक्ति और कारक है। ध्यान रखिए, छोटी सी बात समझ में नहीं आती है तो हमारा प्रश्न रह जाता है, छूट जाता है। ये जो 1 2 3 4 5 6 है, इसको हम यदि नाम दे दें, विभक्ति नाम दें, तो ये प्रथमा विभक्ति है। एक को प्रथमा कहते हैं, ये द्वितीया विभक्ति है। इसी तरह से ये कौन सी विभक्ति है, करण, ये तृतीया विभक्ति है, ये तृतीया विभक्ति है, और ये चतुर्थी विभक्ति है, और ये पंचमी है ना। ये पंचमी विभक्ति है, और ये षष्ठी है। पंचमी, ये षष्ठी, ये सप्तमी। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कारकों के ये नाम हैं। तत्पुरुष समास में जो कारकों के नाम है वो इसी के आधार पे है। 7 नाम तो इसी के आधार पे है। तो आपका ये काम हो गया। 7 भेद। आप कहेंगे तत्पुरुष के इतने सारे भेद हैं भगवान, कैसे याद करें? कुछ भी नहीं है, केवल एक निगाह डालो, आपको सारा नाम याद हो जाएगा। और ये वाले तो आपको हर जगह, आप जब प्रत्यय पढ़ेंगे, आप जब कारक पढ़ेंगे, संज्ञा पढ़ेंगे, हर जगह ये चीज़ें आती रहती हैं। तो ये चीज़ तो वैसे भी आपको याद करनी है। तो इन्हीं विभक्तियों के नाम पर, इन्हीं कारकों के नाम पर समास के 7 विविधों का नाम है। तो पहला नाम है कर्ता तत्पुरुष, दूसरा नाम है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष का दूसरा नाम क्या होगा? कर्म तत्पुरुष का दूसरा नाम द्वितीय तत्पुरुष। ये हम लिखेंगे यहाँ पे, द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष। तीसरा नाम लेंगे हम, यहां से ले लेते हैं नाम
करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, और इसको क्या कहेंगे हम? तृतीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष। इसी तरह से इसे याद रखना है। इसी तरह से हम चौथा नाम लेंगे, वो नाम होगा संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। इसे कहेंगे हम चतुर्थी तत्पुरुष। इसे चौथा हो गया। पांचवें को कहेंगे हम अपादान तत्पुरुष, और इसका नाम हो जाएगा पंचमी, यानी कारक के नाम से और विभक्ति के नाम से भी समास का नाम पड़ता है। इसके बाद आप देखेंगे षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, और उसका नाम है, षष्ठी तत्पुरुष नाम नीचे लेके ऊपर हम लिखेंगे संबंध तत्पुरुष। ये देखिए संबंध, संबंध तत्पुरुष, और इसी का दूसरा नाम विभक्ति के रूप में हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। और एक नाम लेंगे हम सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी को हम दूसरे नाम के रूप में जब देते हैं तब उसे कहते हैं अधिकरण तत्पुरुष। तो ये अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, और ये हो जाएगा सप्तमी तत्पुरुष। दो दो नाम, एक नाम विभक्ति के आधार पे और एक नाम कारक के आधार पे। कारक है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, और विभक्ति है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो इन 7 कारक में 7 नाम बिल्कुल वो कारक और विभक्ति के आधार पे हम बनाते हैं। अब इसका उदाहरण लेते हैं। देखिए हमारा पहला उदाहरण, इच्छा, इस कर्ता तत्पुरुष यानी प्रथमा तत्पुरुष का जो नाम है, एक और नाम, उसका नाम है कर्मधारय तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष। कर्मधारय क्या होता है भाई? तो कर्मधारय जो होता है वो वास्तव में विशेषण विशेष्य का समास होता है। कर्मधारय जो होता है वास्तव में विशेषण विशेष्य का समास होता है। बहुत सरल है ये। जैसे हमने कहा काला सांप, हमने कहा काला सांप, तो यहां जो कालापन है ना, ये विशेषण है, और जो मुख्य वस्तु है वो सर्प है, सांप है, उसको हम कहते हैं विशेष्य। तो जब कभी आप ऐसा समास उठाएं जिसमें एक विशेषण हो, एक विशेष्य हो, उसे कहते हैं कर्मधारय तत्पुरुष समास, उसे कहते हैं प्रथमा तत्पुरुष समास। बहुत सरल है। उसे कहते हैं कर्ता तत्पुरुष समास। और इसका जो विग्रह का तरीका है, विग्रह देखिए आप, विग्रह का तरीका है, विग्रह का तरीका आपको इसी तरह से ध्यान रखना होगा। काला है, काला है जो सांप, काला है जो सांप, काला है जो सांप, ये विग्रह हो गया, और ये काला सांप आपका समस्त पद हो गया। तो काला विशेषण है, सांप विशेष्य है। इसी तरह से हम कह सकते हैं नील कमल, नीला है जो कमल। देखिए एक शब्द के जानने से हजारों शब्दों के बारे में आपकी व्युत्पत्ति, आपकी समझ विकसित हो जाती है। हमने कहा सज्जन, सज्जन, तो सज्जन का विग्रह क्या करेंगे? सत है जो जन, सत है जो जन, इस तरह से विग्रह का इसका नियम है। तो सत जो है उस जन की विशेषता है, और जन जो है वो विशेष्य है। जो मूल व्यक्ति होता है उसे विशेष्य कहते हैं, और जो उसकी विशेषता होती है उसे विशेषण कहते हैं। इस तरह से प्रथमा तत्पुरुष के बारे में इतना जान लेने के बाद आप किसी भी कर्मधारय तत्पुरुष समास को पहचान सकते हैं। दूसरा है कर्म तत्पुरुष समास। इस कर्म तत्पुरुष समास में जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऐसा शब्द आएगा जिसमें
द्वितीय विभक्ति यानी को लगा हुआ होगा विग्रह में। देखते हैं, देखिए हमारा शब्द है मृत्युंजय। मृत्युंजय इसका जो विग्रह होगा वो होगा मृत्युम, मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला। अब देखिए जो को आया हुआ है, इस को के कारण हमने इसको कर्म तत्पुरुष का या द्वितीय तत्पुरुष का उदाहरण माना। को जहां भी आ जाए अर्थ करते समय, देखिए मृत्युंजय का यदि आप कर्ता तत्पुरुष के उदाहरण के साथ विग्रह करना चाहोगे, मृत्यु है जो जय, अटपटा अर्थ आ रहा है। और यदि करण में ले जाएंगे मृत्यु के द्वारा जय, ये भी गलत अर्थ आ रहा है, इसका कोई भाव नहीं बैठ पा रहा है। मृत्यु के लिए जय, इसका भी कोई तुकबंदी नहीं है। मृत्यु से जय, कोई तुकबंदी नहीं है। मृत्यु काके की लगा के बोलेंगे तब भी अटपटा सा अर्थ आएगा। तो ये हिंदी समाज की सबसे बड़ी विशेषता है कि जब आप विग्रह करने जाएंगे तो विग्रह अपने आप भाषा के आधार पर विग्रह करना होता है। और भाषा हम जानते हैं, हम हिंदी भाषी हैं, तो हिंदी भाषी लोगों के लिए इन समासों के विग्रह को पकड़ना जानना बहुत सरल है। तो इस तरह से मृत्यु को जीतने वाले को हम कहेंगे मृत्युंजय। एक और शब्द लेता हूं मैं, हमारे हिंदी में बहुत सारे शब्द प्रचलित हैं, जैसे हमने लिया पॉकेट मार। ये साफ दिख रहा है, इसका विग्रह होगा पॉकेट को मारने वाला। पॉकेट को मारने वाला जो होगा वो पॉकेट मार कहलाएगा। यहाँ भी कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष का उदाहरण ये हम मान सकते हैं। अब इसके आधार पे हजारों शब्द के विषय में आप आराम से भविष्यवाणी कर सकते हैं कि यह शब्द कर्म तत्पुरुष का है। करण तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष समास वहां होता है जहां से या द्वारा अर्थ का कोई शब्द हो। जैसे मैं उदाहरण लूं, हरि रक्षित, हरि से रक्षित, हरि रक्षित, हरि से रक्षित। तो इसका विग्रह करेंगे हरि से, भगवान से रक्षित, भगवान से रक्षित को हरि रक्षित कहेंगे। इसी तरह से द्वारा अर्थ के भाव को प्रकट करने वाले शब्द यथा ज्ञान संपन्न। तो देखिए हम शब्द ले रहे हैं ज्ञान संपन्न, इसका विग्रह क्या करेंगे? ज्ञान से संपन्न। ज्ञान से, यहां पे से का भाव आ रहा है तो ज्ञान से संपन्न। तो यहां पे ज्ञान संपन्न में माना जाएगा कि ये कर्ण तत्पुरुष समास है। ठीक है। इसके बाद आप आइए चतुर्थी समास के ऊपर। जैसे यहां लेंगे आप, तो जहां के लिए वाला कोई शब्द होगा, यथा घर खर्च, घर खर्च, इसका विग्रह करेंगे घर के लिए खर्च, घर के लिए, ये विग्रह हो गया घर के लिए खर्च, घर खर्च हो गया। आप शासकीय विद्यालयों के प्रवेश द्वार पे लिखा रहता है ज्ञानार्थ प्रवेश। तो ज्ञानार्थ जो शब्द है ना, वहां पर भी हमारा ये तत्पुरुष का उदाहरण विद्यमान है। तो ज्ञानार्थ का विच्छेद करेंगे, ज्ञानार्थ का हम विग्रह करेंगे तो हम लिखेंगे ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए। और क्या लिखा रहता है विद्यालयों के द्वार पे? ज्ञानार्थ प्रवेश, सेवार्थ प्रस्थान। तो सेवार्थ का विग्रह क्या होगा? सेवा के लिए प्रस्थान। कितना रुचिपूर्ण और कितना स्पष्ट ये समास है, आप देख सकते हैं कितना उपयोगी है। पंचमी का उदाहरण है वृक्ष पतित। आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। वृक्ष पतित जो है ना, इसका विग्रह क्या करेंगे? वृक्ष से पतित। तो से अर्थ आना चाहिए था, तो वृक्ष से पतित,
ये अर्थ आ गया। ठीक है ना। इसी तरह से आप षष्ठी में आते हैं तो षष्ठी में काके की का है, जैसे राम भक्त, ये आपने लिया शब्द राम भक्त, तो इसका विग्रह कैसे करेंगे? राम का भक्त, राम का भक्त। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि कहीं भी वही विभक्तियां आ रही हैं, कर्ता ने कर्म को करण से वाला, और जहाँ समुचित है वहाँ लगा दो, आपका विग्रह सही पता चल जाता है। राम भक्त में कोई ये चाहेगा राम है जो भक्त, अर्थ गड़बड़ होगा। राम को भक्त, सटीक अर्थ नहीं बैठेगा। राम के द्वारा भक्त, सटीक अर्थ नहीं बैठ रहा है। जैसे आप का लगाते हो सटीक अर्थ बैठ जाता है। तो इस प्रकार से जहाँ जो सटीक अर्थ बैठता है उसी ढंग से हमारे विग्रह करना चाहिए। इसके बाद सप्तमी का उदाहरण आता है, इसके बाद ये समाप्त होगा। सप्तमी में देखिए में अर्थ वाला कोई शब्द होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति है कार्य में कुशल है तो हम उसको बोलेंगे कार्य कुशल, कार्य कुशल। विग्रह क्या करेंगे हम इसका? इसका विग्रह करेंगे कार्य में, कार्य में कुशल, कार्य में कुशल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान रखिए। ये आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए तत्पुरुष समास को हमने ऐसे समझाया है। आप देखेंगे, पहले आप उसे लिख लीजिए आराम से, कर्ता ने कर्म को करण से, इसके और उसको लिख लेने के बाद, समझाने के बाद, क्योंकि वो हर जगह काम आने की चीज़ है, उसी के आधार पर ये 7 भेद आराम से हो जाते हैं। और जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो शब्द है इन्हीं में से किसी में सटीक बैठेगा। कोई भी शब्द जो हिंदी में प्रचलित है वो किसी न किसी रूप में इन्हीं में से किसी अर्थ को, भाव को लेके बैठा होगा। तो इस प्रकार से हम तत्पुरुष समास को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तत्पुरुष की चर्चा चली है तो इसकी और भी जो विभेद हैं उसको बता दिया जाए। तो तत्पुरुष में जो दूसरे भेद हैं, जैसे आपने भी 7 भेद किया, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। इसके बाद विभेद है नए तत्पुरुष। इसके बाद विभेद है मध्यम पदलोपी, मध्यम पदलोपी, मध्यम पदलोपी तत्पुरुष। इसके बाद आप ले सकते हैं प्रादि तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष। प्रादि तत्पुरुष। इसके बाद भेद आ सकता है दिगु तत्पुरुष, इसके बाद भेद आएगा उपमान उपमेय तत्पुरुष, उपमान उपमेय तत्पुरुष। सच पूछा जाए तो आपकी परीक्षाओं में ठीक से समास के प्रश्न पूछे ही नहीं जाते। ऊपर ऊपर से बहुत ही सामान्य स्तर का प्रश्न पूछ लिया जाता है। वास्तव में प्रश्न ऐसे ऐसे बनाए जा सकते हैं जो गंभीर अध्ययन की अपेक्षा रखते हों। तो आप पाएंगे कि ये जो अपने समास हैं यहाँ पर इतने विभेद हैं इनके। और पुरानी किताबों में, खास करके विद्यालय की किताबों में, इस द्विगु समास को और नए समास को उठा के मूल समास के अंदर डाला हुआ है, इसलिए 6 भेद बताए गए हैं। वास्तव में ये दोनों भेद ऊपर न जाके नीचे आने चाहिए, क्योंकि एक चीज़ आपको और याद रखना है, तत्पुरुष का भेद है, यहाँ पे आया था कर्मधारय। कर्मधारय जो भेद आया था, उस कर्मधारय का भेद है दिगु। तो इस तरह से हम देखेंगे तो समास
तत्पुरुष दादाजी जैसा है, कर्मधारय पिता तुल्य है और दिगु पौत्रवत है, पोता की तरह है। यानी तत्पुरुष का भेद कर्मधारय और कर्मधारय का भेद दिगु होता है, जिसे हमने यहाँ पे बताया है। और कुछ किताबों में दिगु को ऊपर ही रख दिया गया है, जो एक तरह से संक्षेपीकरण करने की वजह से है। वास्तव में किसी पुस्तक में या किसी के द्वारा 6 भेद कह देने से कोई भेद नहीं होता है। वास्तविक जो समास का भेद है वो इस प्रकार से है। 4 मुख्य भेद हैं और फिर इसके बाद इनके 12, 13, 14 भेद होते हैं। इन सारे भेदों को, इसके और भी भेद होते हैं, हम उस पर नहीं जा करके एक सामान्य जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को हमने इसमें समेटने का प्रयास किया है। तो दिगु हो गया। तो इन सारे के अपने अपने, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई फारसी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत आराम से इसके एक एक उदाहरण है, उसे याद कर लीजिए, आराम से सारा हो जाएगा। तो कर्मधारय दिगु, दिगु की चर्चा वहाँ करूँगा मैं, और कर्मधारय की चर्चा तो हो चुकी है। जो विशेषण विशेष होता है समान, नए बड़ा सरल है। जैसे आप लेंगे असावधानी, असावधानी या असावधान, ये नहीं अर्थ वाला अ है, इसे नए तत्पुरुष समास कहेंगे। इसका विग्रह होगा न सावधान। ऐसे हजारों लाखों शब्द आप लेके इसका विग्रह कर सकते हैं। मध्यम पद लोपी में हम लेंगे उदाहरण, जैसे छाया तरु, एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, छाया तरु, छाया तरु, इसका विग्रह होगा छाया प्रधान तरु, छाया प्रधान, छाया प्रधान तरु। अब देखिए प्रधान का लोप हो जाता है और छाया तरु मिलके समास बनाते, इसलिए मध्यम पद लोपी कहलाएगा ये। प्रादि तत्व हम लेंगे प्राचार्य आदि। हालांकि यहाँ पे उपसर्ग आया हुआ है, लेकिन ये उपसर्ग आने के उपरांत भी यह अव्ययभाव समास नहीं कहलाएगा, ये प्रादि तत्पुरुष, क्योंकि अव्ययभाव समास में प्र लगा हुआ जो शब्द होता है वो क्रिया विशेषण का काम करता है। प्राचार्य कोई क्रिया विशेषण है क्या? प्राचार्य तो हट्टा कट्टा एक प्रभावशाली शैक्षिक व्यक्ति है, न कि कोई क्रिया है। तो प्राचार्य जो है वो क्रिया विशेषण का काम नहीं कर रहा है, अपितु वो व्यक्ति विशेष का एक पद है। इसलिए हम इसको अव्ययभाव समास में न ले जा करके इसे हम प्रादि तत्पुरुष में रखेंगे। तो इसका विग्रह होगा प्रगत आचार्य, प्रकृष्ट आचार्य, प्रगत आचार्य। प्रगत का मतलब होता है जो आगे बढ़ चुका हो, जो ज़्यादा अनुभव और ज्ञान रखता हो, उसे प्राचार्य कहते हैं। इसे हम प्रकृष्ट आचार्य भी कह सकते हैं। द्विगु तत्पुरुष बहुत ही सरल है, क्योंकि इसमें संख्या पहले होता है। जैसे हम लिखेंगे पंचपात्र, पंचपात्र, ये द्विगु तत्पुरुष का उदाहरण है। इसका विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह होगा 5 पात्रों का समूह, 5 पात्रों का, 5 पात्रों का समूह, ऐसा विग्रह करेंगे इसका। जितने भी संख्यावाचक शब्द आ जाएं सबको हम पंचपात्र में रख के देखेंगे और इस तरह से विग्रह करेंगे। उपमान उपमेय में जो शब्द आते हैं वो प्रायः तुलना जिसकी की जाती है उससे संबद्ध होते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया है चंद्रमुखी या चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्रमुख का मतलब है चंद्रमा के समान मुख। तो यहाँ जो चंद्रमा है, ये जो चंद्रमा है ये है उपमान, और जो मुख है वो है उपमेय। भाई हमारे सामने एक मुख है किसी नायिका का या किसी नायक का या हमारे आराध्य भगवान का, तो मैं कहूँगा इनकी जो छवि है वो चंद्रमुख है। जब आप चंद्रमुख कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है जो मुख जो है वो सामने है, जो सामने होता है उसे कहते हैं उपमेय। इसी की तुलना हम किसी विशेष से करके उसकी महिमा बढ़ाते हैं। तो जो सामने होता है वो होता है उपमेय, और जिस दूर
वस्तुगत वस्तु या पदार्थ को हम ला करके उनकी तुलना करते हैं, वो कहलाता है उपमान। तो इस प्रकार आप पाएंगे कि जो समक्ष है, इसलिए इसे कहा जाता है प्रस्तुत और अप्रस्तुत भी कहा जाता है हिंदी में। उपमेय जो होता है वो प्रस्तुत होता है। उपमेय उपमेय क्या होता है? प्रस्तुत। और उपमान क्या होता है? अप्रस्तुत। क्योंकि चंद्रमा हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है, प्रस्तुत तो हमारे सामने हमारे प्रिय की छवि है, हमारे प्रिय का मुखमंडल है। तो इस प्रकार मुख को उपमेय कहेंगे और चंद्र को। ऐसे ही आप कमल नयन, कमल के समान नयन, तो नयन जो है वो उपमेय है और कमल क्या है? उपमान है। इस प्रकार आप पाएंगे ये सबको आचार्यगण तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। इसके बाद एक समास है जिसका नाम है बहुव्रीहि, और दूसरा नाम है द्वंद्व। तो बहुव्रीहि की विशेषता क्या है? बहुव्रीहि की परिभाषा क्या है? इसका परिभाषा है अन्य पदार्थ प्रधान। अन्य पदार्थ प्रधान जो समास है वो बहुव्रीहि है। और जो द्वंद्व समास है वो है आपका उभय पदार्थ प्रधान। उभय पदार्थ प्रधान, प्रधान जो शब्द होगा वो परिभाषा अपने आप आ गई। इसको हम यदि दिखाना चाहें प्लस और माइनस से, तो हम कहेंगे अन्य पदार्थ प्रधान, यानी ये दोनों शब्द तो हो जाएंगे महत्वहीन, और एक तीसरा शब्द होगा जो महत्वपूर्ण होगा। ऐसी स्थिति जहाँ जहाँ होगी वहाँ बहुव्रीहि समास कहेंगे। अन्य उभय पदार्थ प्रधान में हम दो धन का चिन्ह लगाना चाहेंगे। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे पास शब्द है नीलकंठ। इसका विग्रह है नीला है कंठ जिसका। नीला है कंठ जिसका। ये संस्कृत का अनुकरण है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जिसका कंठ नीला है। जिसका कंठ नीला है। दो विग्रह से किया जा सकते हैं, दोनों सही है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो नील शब्द है, नील का अर्थ होता है नीला, ब्लू, और जो कंठ शब्द है उसका अर्थ होता है गला। तो नील और कंठ ये मुख्य अर्थ हुए इसके, ये इसके मुख्य अर्थ हैं। तो वास्तव में नील कंठ या महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि नील है कंठ जिसका, ऐसा करके जो विशिष्ट अर्थ अलग से आ रहा है वो भगवान शिव के बारे में है। तो ये दोनों शब्द मिलकर शिव की तरफ संकेत कर रहे हैं। तो वो शिव जी जो हैं वो अन्य पदार्थ हो गए, और इसीलिए उनकी महत्ता है इस शब्द में। इसी तरह से आप देखेंगे पीतांबर। पीतांबर में भी यही बात है। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका। पीत और अंबर, पीत यानी पीला, अंबर माने वस्त्र। इन दोनों की महत्ता नहीं है, पीले वस्त्र की महत्ता नहीं है। महत्ता किसकी है? व्यक्ति विशेष की है, देव विशेष की है, वो है श्री कृष्ण। तो यहाँ पे ऐसी बात है। उभय पदार्थ प्रधान में हम जब जाते हैं तो ये तीन प्रकार का है। एक है इतरेतर, इतरेतर, दूसरा है समाहार, और तीसरा है आपका वैकल्पिक। वैकल्पिक ये बहुत ही व्यावहारिक और प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली चीज है। इसे हम आराम से याद कर सकते हैं। इसका उदाहरण है माता पिता। आप देखिए माता
पिता। इसका विग्रह करेंगे हम माता एवं पिता। इसका विग्रह क्या करेंगे? माता एवं पिता। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं माता तथा पिता। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं माता और पिता। ये चारों विग्रह सही हैं, तीनों विग्रह सही हैं। माता व पिता भी हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा हेय है, क्योंकि वह जो है वो तत्सम नहीं है, वो विदेशी भाषा का होने की वजह से माता और पिता, माता तथा पिता, माता पिता ही सही है, वह वाला उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे दोनों प्लस, प्लस का मतलब माता और पिता दोनों की महत्ता है, इसलिए यहाँ पे इसे हम इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण मानते हैं। और समाहार में जो है, जैसे हमने किसी से पूछा और क्या हाल है, तो सामने वाला उत्तर देता हाँ दाल रोटी चल रही है। जब वो दाल रोटी बोलता है तो दाल रोटी में केवल दाल रोटी शामिल नहीं है, दाल रोटी में और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। इसलिए ऐसे स्थल को हम समाहार द्वंद्व कहेंगे। जैसे आपने किसी को कहा कोई पार्टी जा रही हो पिकनिक के लिए, तो आप कहते हैं कपड़े लत्ते ठीक से लेके आना। तो कपड़े लत्ते लाने का मतलब होता है केवल कपड़ा और लत्ता ही नहीं, सब कुछ जो संबंधित चीज है सब कुछ लेके आना। यानी जो शब्द होता है उस शब्द के अलावा भी अर्थ यदि उसमें ग्रहण किया जा रहा हो तो वहाँ पे समाहार द्वंद्व माना जाता है। तो यहाँ पे हम लेंगे कपड़े लत्ते, कपड़े लत्ते। तो कपड़े लत्ते का विग्रह करेंगे तो कपड़ा, कपड़े लत्ते आदि, कपड़े लत्ते आदि, ऐसा विग्रह करेंगे। इसी तरह से आप दाल रोटी यदि लिख लेते हैं तो दाल रोटी में जो दाल रोटी शब्द है वो केवल दाल और रोटी वाचक नहीं है, बल्कि ये दाल रोटी आदि का बोधक है। दाल रोटी का विग्रह क्या करेंगे? दाल रोटी वगैरह, दाल रोटी आदि। और आपका जो वैकल्पिक है उसमें आता है ऐसा शब्द जो दोनों में से एक का अर्थ आता हो, यानी बोलने वाला दोनों में से एक को महत्व जब देता है, या तो आज या कल, तब वहाँ पर हम वैकल्पिक द्वंद्व मानते हैं। जैसे मैंने अपने मित्र से कहा या अपने किसी परिचित से कहा 100-200 रुपये मुझे दे दो। तो 100-200 रुपये मुझे दे दो का मतलब है 100 दे दो या 200 दे दो, क्योंकि अभी भी मुझे तत्काल सब्जी लेने के लिए इसकी आवश्यकता है। तो 100-200 का मतलब हो गया या तो 100 या तो 200। तो या अर्थ वाला अथवा अर्थ वाला यदि कोई शब्द हो वाक्य में प्रयोग करके देखा जा सकता है, तब हम वहाँ पे वैकल्पिक द्वंद्व मानते हैं। आजकल का विग्रह होगा आज अथवा कल। क्या विग्रह होगा? आज अथवा कल। तो इस प्रकार जहाँ पे वैकल्पिक का भाव आएगा वहाँ पे हम वैकल्पिक द्वंद्व समास मानते हैं। ये समास का प्राथमिक रूप है, ये समास का पहला चरण है। इसके 2 चरण और भी हैं। कई बार परीक्षक जो है उन 2 चरणों में से प्रश्न उठा के पूछ सकता है, तो उन सारे चरणों की चर्चा, उनका विस्तारीकरण, उनका विश्लेषण, उनका संश्लेषण, उनका अवबोध हम आने वाली कक्षाओं में करेंगे। इसको करते हुए, इसको बताते हुए जो आपको सीट दी जाएगी उस सीट में और इन चीज़ों को स्पष्ट समझ पाएंगे। हमारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप समुचित चैनल से प्रश्न प्राप्त करके जरूर उसका समाधान करें, तब ये अच्छी तरह से हृदयंगम हो पाएगा। ठीक से आप प्रश्नोत्तर दे सकने की क्षमता वाले होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस ऑडियो विजुअल देखने के लिए। हम फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।